अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हजरात, आज इस मुल्क की हालत देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये वही मुल्क है जिस मुल्क की तारीफ पूरी दुनिया करती थी। इसकी खूबसूरती, इसकी विभिन्नताएं, इस देश की खूबसूरती यही थी कि यहाँ सभी समुदाय, सभी बोली के लोग इत्मीनान और सुकून से रहते थे। मगर हाल के दिनों में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है, खराब हो रही है। लगातार अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, लगातार दलित आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। जो नैतिकता यहां की आवाम में थी, अब वो नैतिकता वो लोगों में कहां चली गई, इस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या यह वो लोग हैं जो लोग सदियों से अपने दिलों में एक सपना लिए जी रहे थे कि जिस दिन हम इस देश की सत्ता में आएंगे, उस दिन वैसे जुल्म और ज्यादती को बढ़ा देंगे कि लोग याद करेगी, वो उदाहरण होगा। नैतिकता की ऐसी पतन, आखिर ऐसी मानसिक स्थिति क्यों है कि कहीं आप आदिवासी के ऊपर में पेशाब कर देते हैं, कहीं आप बलात्कारियों को संस्कारी बताकर छोड़ देते हैं, कहीं आप लोगों को जिंदा जला देते हैं। और अब जो मणिपुर में हुआ, 2 लड़कियों को निर्वस्त्र कर उन्हें परेड कराई गई पूरे समाज के सामने, ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया गया, ये कहां ले जा रही है हमारे देश के नागरिकों को? कैसी नैतिकता बन चुकी है हमारे लोगों की? ये इनकी करनी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि एक हालात पैदा हुए और हो गए, बल्कि ये मानसिकता इनकी बरसों से रही है कि हम इनके अधिकारों का हनन करें, हम वैसे ही इनके साथ व्यवहार करें जैसा कि हम करना चाहते हैं, और हम पर किसी तरह का आरोप न लगे और हमें किसी तरह की कोई सजा न मिले। फिलहाल इस देश में ऐसा लगता है कि हो रहा है। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, क्या वो लोग काम करने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि इस देश में कानून भी है और हमें कानून के तहत सजा भी दी जाएगी और हमें जेल भी डाला जा सकता है? ये डर कहां निकल गया लोगों का? कहीं ना कहीं सरकारों की मौन समर्थन इन्हें मिल रहा है, और ये मौन समर्थन की वजह से ये ऐसा घटिया से घटिया हरकत करने को तैयार हो जा रहे हैं, और इसमें कोई इन्हें हिचक नहीं हो रही। आखिर जो व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, ये कौन सी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं? वो व्यवस्था जहां लोगों के कोई अधिकार नहीं थे, जहां दलित आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे, उन्हें मजदूरी करने पर मजदूरी नहीं दी जाती थी, उनके बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। क्या यह व्यवस्था आप लागू करना चाहते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की उस जिंदगी में जब औरतों के अधिकार नहीं थे, औरतों को गुलामों से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा था, औरतें खरीदी और बेची जाती थी बाजारों में, उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं
जहां रात में मक्का से मदीना एक औरत निकले और सोने से लदी हो और उसे सिवाय अल्लाह का, सिवाय ईश्वर के किसी और का खौफ नहीं होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु द्वितीय खलीफा, आपने ऐसी शासन व्यवस्था की कि एक औरत रात में कहीं जा रही थी, आप उसके सामने आ गए। इससे पहले कि आप कोई सवाल उससे करते हैं, उस औरत ने कहा कि क्या उमर का इंतकाल हो चुका है या आप खुद उमर हैं। उमर के रहते हुए इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि वह अकेली औरत का रास्ता रोक दे। यह शासन व्यवस्था थी आपकी, यह इंसाफ था, यह कानून व्यवस्था थी कि कोई इंसान किसी से पूछ नहीं सकता था, किसी पराई औरत से। इतनी सेफ्टी थी उनको। लेकिन आज आप देखें तो बलात्कारियों को जेलों से रिहा किया जाता है। आज अगर आप देखें तो बलात्कारियों को सजा देने के बदले जिनका बलात्कार होता है उनके लाशों को रात के अंधेरे में जलाया जाता है। आज अगर आप देखें तो मणिपुर की घटना के बाद सिर्फ हमारे देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान शख्स की बोली आती है तो 36 सेकंड उनका वक्तव्य आता है। यह है हमारे देश की हकीकत। यह वैसी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के मुताबिक इस देश को चलाना चाहते हैं। ये पहले लोगों को धर्मों के आधार पर बांट रहे थे, फिर जब धर्म के आधार पर बांटना पूरा हो गया, इनका मकसद पूरा हो गया, तो अब ये दलितों पर, आदिवासियों पर जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर रहे हैं। पहले ये मसला लोग समझते थे कि सिर्फ मुसलमानों का है, हमें क्या मतलब। फिर ये क्रिश्चियनों का हुआ तो हमें क्या मतलब। फिर ये आदिवासियों और दलितों तक पहुंच गया है। अगर अब भी तमाम भारतवासी इसके खिलाफ में इकट्ठे नहीं हुए तो यह जुल्म दिन प्रतिदिन सबके साथ बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि यह मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, यह मसला हिंदू क्रिश्चियन का नहीं है, यह मसला आदिवासी और दलितों का नहीं है, बल्कि यह मसला भारतीयों का मसला है। जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे कि ऐसी घटनाओं से हमारे भारत देश का सर झुकता है, महान भारत देश बदनाम होता है विश्व के पटल पे, उस दिन हम इस जुल्मों के खिलाफ में संयुक्त रूप से आना होगा और तमाम तरह की वो जुल्म ज्यादती जो हो रही है इसके खिलाफ में आवाज को उठाना होगा। तभी जाकर के इन हालात से हम मुकाबला कर पाएंगे। और ये जो चुनी हुई सरकार हम कहते हैं, जो हमारे मताधिकार के प्रयोग से बनी हुई है, इसका भी इस्तेमाल हमें सोच समझ के करना होगा। हम महज शराब की एक बोतल पे, मुर्गा पे, 500 रुपए पे, पार्टी की बहाई हुई हवा पे मतदान करते हैं। किसी पार्टी के हर कैंडिडेट अच्छे हो जरूरी नहीं है और हर पार्टी का हर कैंडिडेट खराब हो यह भी जरूरी नहीं, बल्कि हमें तो उन प्रत्याशियों को जिताना चाहिए जो प्रत्याशी अच्छे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, जो समाज के बारे में सोचते हैं, जो पार्लियामेंट में जाकर के हमारे हित की बात करें। अच्छे इंसान को जिताइए, अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझ अच्छी सलाहियत के साथ कीजिए, किसी बहकावे में ना आइए। आप देखिए कि जी संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया, वो इस देश के सबसे बड़ा उद्योगपति, उसका भी एक ही मत काउंट किया जाता है और इस देश के सबसे जो नीचे तबके पर उसको भी वोट एक ही काउंट किया जाता है। यह समानता दिया गया। तो इस मताधिकार का प्रयोग हम सोच समझ कर करें। यह बहुत बड़ी ताकत है। यह सरकार को हमारे ऊपर बैठाती है और सरकार हमारे भविष्य का फैसला करते हैं कि हमारा देश कहां जाएगा, हमारे देश की आवाम कहां जाएगी, हमारे देश की जनता के लिए कौन कौन से भलाई के काम हो सकते हैं। और अगर गलत हाथों में पड़ गया तो यह झगड़ा फसाद होता रहेगा। यह हिंदू मुस्लिम, यह दलित
ओबीसी, ये बड़े कास्ट छोटे कास्ट, ये औरतों पर जुल्म, ये चलेगा। अब आप सोचिए कि हमारे देश को कैसा बनाना है। क्या हमारा देश जो विश्व में महान देश माना जाता है, इसे हम इसी तरह से बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इसको उस गौरव के स्थान पर ले जाना चाहते हैं, उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां हमारा देश दुनिया के तमाम देशों की रहनुमाई कर सके, उसका नेतृत्व कर सके। और ये काम होगा हमारे वोट के अधिकार से। धन्यवाद।